भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो टेरर फ्री होगा। ठीक है, ठीक। टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। नमस्कार दोस्तों, बीते कुछ सालों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कई बार संसद से लेकर रैलियों तक में यह दावा कर चुके हैं कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो चुका है, खत्म हो रहा है। बल्कि प्रधानमंत्री मोदी यहां तक कह चुके हैं कि बीजेपी कश्मीर को टेरर फ्री बना रही है, टूरिस्ट के लिए स्वर्ग बना रही है। लेकिन कश्मीर से जिस तरह की खबर आई, जिस तरह से कश्मीर में आतंकियों ने गोलियां बरसाकर देश के अलग अलग हिस्सों से गए टूरिस्ट को, सैलानियों को निशाना बनाया, 28 जानें ले ली, उसके बाद सवाल ये उठता है उन दावों का क्या, जो दावे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह बार बार करते रहे। आज हम उन दावों की पड़ताल भी करेंगे, कुछ सवाल भी करेंगे। वो सवाल जो राष्ट्रीय चैनल, बड़े बड़े चेहरे, एंकर्स, एडिटर्स मोदी और शाह से नहीं पूछ रहे हैं, वो सवाल पूछा जाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल, शुरुआती सवाल, एक तस्वीर आई कश्मीर से। अमित शाह गृह मंत्री ताबूत में बंद जो लाशें थी उन सैलानियों की जो बेमौत मारे गए आतंकियों की गोलियों से, उन्हें श्रद्धांजलि जब दे रहे थे, श्रद्धांजलि देने के लिए आगे बढ़े तो उनके लिए कुछ इस तरह से लाल कारपेट बिछा था। रेड कारपेट पर चलते हुए अमित शाह ताबूत के पास पहुंचे। उन ताबूतों के पास पहुंचे जिन ताबूतों में बेजान जिस्म पड़ा था उन लोगों का जो यूपी से, कर्नाटक से, हरियाणा से, देश के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर गए थे। श्रद्धांजलि देना चाहिए था, अमित शाह को जाना चाहिए था। अमित शाह ने अच्छा किया कि कल आनन फानन में कश्मीर गए। यह संदेश देना चाहिए दुश्मनों को, देश के दुश्मनों को, पाकिस्तान से संचालित होने वाले दुश्मनों को, आतंकियों को और आतंकियों के पाकिस्तान में बैठे आकाओं को कि भारत सरकार, भारत की सेना उन आतंकियों को चुन चुन कर तलाशेगी और उन आतंकियों को वो सजा देगी कि उनकी रूह कांप जाए, वो सजा देगी जिसका संदेश जाए कि आतंक को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। यहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर गृह मंत्री पहुंचते हैं, चीख पुकार का माहौल है, लाशें ताबूत में हैं, जिनके पति, भाई, बेटे मारे गए, उनमें मातम का यह आलम है कि उनकी चीखें, वीडियो में गूंजती उनकी चीखें हम सबको परेशान कर रही हैं। तब क्या अमित शाह का यूं जाना, ताबूत पर श्रद्धांजलि देने के लिए अमित शाह का यूं आगे बढ़ना और उनके लिए यूं रेड कारपेट बिछाया जाना, क्या आपको यह तरीका सही लगता है? क्या मातम के इस अवसर पर ऐसे उन्होंने जो ताबूत रखे थे जिन्हें सब दिल्ली लाया गया, जिनमें उन सैलानियों की लाशें, ऐसे मौके पर भी क्या रेड कारपेट बिछाया जाना चाहिए था? क्या यह प्रोटोकॉल और औपचारिकता, यह रस्म अदायगी जरूरी थी? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो सत्ता में शीर्ष पर बैठे लोग होते हैं, उन्हें खुश करने के लिए स्थानीय अधिकारी, नौकरशाह, जो लोग भी प्रोटोकॉल के होंगे, उनके लिए मायने नहीं रखता कि सामने ताबूत है और गृह मंत्री श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं और वहां मौत और मातम के बाद ऐसा हाल है कि चीख पुकार की आवाजें आ रही है, लेकिन इंतजाम ऐसे किए गए। तो गृह मंत्री को तय करना चाहिए कि हम रेड कारपेट पर नहीं जाएंगे। इतनी संवेदना हम उनसे अपेक्षा रखते हैं, संवेदना की, वो भी तब जब वो बार बार ऐलान कर चुके हैं कि कश्मीर से आतंकवाद धारा 370 हटने के बाद खत्म हो गया। वो ऐलान एक बार नहीं, कई बार किया गया है। पहली बार नोटबंदी के वक्त, नोटबंदी के बाद कहा गया कश्मीर में आतंकियों का कमर टूटेगा, आतंकवाद खत्म होगा। क्या हुआ आप जानते हैं। उसके बाद 370 हटने के बाद कहा गया कई दावे, उन दावों के बारे में भी आगे हम बताएंगे। ये तस्वीर है मातम मनाते हुए लोगों के
परिजनों की चीखों के बीच ताबूत को में जो लाशें थी वहां श्रद्धांजलि देने अमित शाह पहुंचे। तो इसलिए सवाल ये कि क्या ये तरीका सही था? बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को लगेगा, कह सकते हैं कि आप खामखा मुद्दे क्यों उठाते हैं? मोदी और शाह की सत्ता का विरोध करने के लिए खामखा मुद्दे क्यों उठाते हैं? लेकिन एक संवेदनशील इंसान के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, उन परिजनों की मनोदशा के बारे में सोचते हुए, चीख पुकार मचाते हुए, जो जिन लोगों की तस्वीरें आप तक भी पहुंची होगी, उन तस्वीरों के बारे में सोचते हुए, उस बिटिया के बारे में सोचते हुए जिसकी शादी अभी 8 दिन 7 दिन पहले हुई थी, करनाल के उस लेफ्टिनेंट से जो कोचिन में नेवी में पोस्टेड थे, उस बिटिया के बारे में सोचते हुए कि हनीमून पर जो गई थी कश्मीर पहलगाम शादी के रिसेप्शन के 2 दिन बाद, और उन परिवारों के बारे में सोचते हुए जिनके परिवार के लोग गोलियों से भून दिए गए। सोचिएगा, क्या यह तरीका सही था? क्या यह प्रोटोकॉल, यह रस्म अदायगी ये सही था? तो शायद आपको लगेगा सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए, और ये अगर कोई और दौर होता तो पूछा जाता। जैसा कि मैंने कहा कि अमित शाह वहां गए, यह संदेश देना बहुत जरूरी था, लेकिन उसके साथ फिर सवाल पैदा होते हैं। कहा जा रहा है कि जहां पहलगाम से कुछ किलोमीटर दूर जिस घाटी में ये आतंकियों ने तांडव किया, कत्लेआम किया, खून खराबा किया, गोलियां बरसाई, आसपास के जंगलों से, पहाड़ियों से कूद कर आए, 4 थे या 6 थे, इसको लेकर अभी विवाद है, लेकिन तड़ातर गोलियां उन लोगों पर बरसाई जो वहां पिकनिक मनाने के लिए गए थे, घूमने के लिए गए थे। कोई वहां किसी स्टॉल पर खाना खा रहा था, कोई घुड़सवारी कर रहा था, कोई उस मैदान में घूम रहा था, कुछ घंटे वहां बिताकर कोई श्रीनगर लौटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जंगलों से आए आतंकियों ने ऑटोमेटिक राइफल से दनादन फायरिंग की और चुन चुनकर पुरुषों को मारा। कहा यह भी जा रहा है कि धर्म पूछकर, मजहब पूछकर, कलमा पढ़ने को कहकर, पहचान करके मारा। ये सारी खबरें कल से आ रही है। अमित शाह गए, जाना चाहिए, स्वागत करते हैं, लेकिन फिर सवाल ही उठता है इस तस्वीर को देखकर। जब अमित शाह वहां पहुंचे, क्या सवाल उठता है उससे पहले मैं चाहता हूं, यह तस्वीर है अमित शाह के पहलगाम के उस जगह पर पहुंचने का। देखिए, अमित शाह पहुंचे हैं हेलीकॉप्टर से। जो तस्वीरें मैंने देखी, हेलीकॉप्टर के काफिले हैं दरअसल, 1 2 3 तो यहीं दिख रहा है, 1 या 2 इधर भी है, तो 4-5 हेलीकॉप्टर से अमित शाह पहुंचे। जाहिर है गृह मंत्री हैं, और जहां आतंकी हमला हुआ है तो पहुंचने के लिए वहां सुरक्षा इंतजाम भी होना चाहिए, सैनिटाइजेशन भी होना चाहिए, ताकि कोई ऐसी आतंकी हरकत कहीं से पहाड़ियों से ना करे। देश के हमारे गृह मंत्री हैं, और वो मुस्तैदी भी होनी चाहिए जो इस तस्वीर में दिख रही है। लेकिन सवाल यहां पैदा होता है कि यह मुस्तैदी गृह मंत्री के पहुंचने पर तो है, लेकिन इसका 100वां हिस्सा भी, जब वहां 2000 टूरिस्ट थे या हजारों टूरिस्ट छुट्टियां मनाने उस मैदान में जाते हैं, पहलगाम की उस घाटी में, तो उन सैलानियों की हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए, प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर सुरक्षा बलों की तैनाती क्यों नहीं थी? यह सवाल उठता है, और यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि कश्मीर से आतंकवाद के खात्मे का इतना भरोसा हो गया आपको, इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि सुरक्षा बलों की तैनाती, मौजूदगी, मुस्तैदी कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है, या जहां होनी चाहिए वो नहीं है, या ढील दे दी कि सब चीज तो चंगा है, अब आतंकी तो कहीं है नहीं। तो क्या आपका इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं है? क्या आपके जो खुफिया एजेंसियां आपकी है, क्या उसका फेल होना नहीं है कि पता ही नहीं चला पाकिस्तान से आतंकी आए, हथियार बंद आतंकी आए, और गोलियां बरसाकर वहां 25-30 मिनट तक रहे। लोग कह रहे 40 मिनट तक रहे, कुछ जो पीड़ित हैं वो कह रहे 20 से 30 मिनट तक रहे, और गोलियां बरसाकर जब चले गए उसके 20 से 25 मिनट बाद वहां सुरक्षा बल के लोग पहुंचे, चाहे सेना के हो चाहे सुरक्षा बल के हो। इसका मतलब काफी दूर थे। तो यह मुस्तैदी गृह मंत्री के लिए तो है, लेकिन कश्मीर में क्या वहां नहीं होना चाहिए जहां सैलानी थे, जहां सैलानी जाते हैं? अगर दर्जन भर भी पुलिस वाले होते, पुलिस वाले मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेज या आर्मी के लोग होते, तो शायद उनकी हिम्मत नहीं होती, और अगर आते तो मारे जाते, 4 के 4, 6 के 6, जितने होते उतने, कुछ की जान भी बचती। हिम्मत ही नहीं करते। लेकिन ये क्यों नहीं था? कल मैंने देखा, मैं तारीफ करूंगा आज तक के
रिपोर्टर अशरफ वानी का एक वीडियो देख रहा था मैं, जो आज तक पर लाइव थे अशरफ वानी, और उसमें अशरफ वानी ने ये सवाल उठाया था, देखता हूं इसमें है नहीं शायद, खैर चलिए, अशरफ वानी ने ये सवाल कल उठाया था कि वहां जिस तरह से सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं थे, तो क्यों नहीं थे? तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि नहीं। क्या 2014 के पहले का भारत होता, उस समय के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कोई भी होते, रक्षा मंत्री कोई भी होते, तो ये सवाल पूछा जाता कि नहीं? और पूछा जाता था। 26/11 हमले के बाद हम सब चैनल में उस समय काम करते थे, न्यूज चैनल का हिस्सा मैं भी था, न्यूज 24 में था। दिन रात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सबकी इतनी घेराबंदी हुई, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की इतनी घेराबंदी हुई, और उसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा हुआ, देश के गृह मंत्री का भी इस्तीफा हुआ, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ी। ठीक है, वहां बहुत सारे लोग मारे गए, लेकिन आए पाकिस्तान से थे, समुद्री रास्ते से मारे। यहां भी 28 लोग गए। इसमें भी कहा जा रहा है 2 पाकिस्तान से आए, पहले भी पाकिस्तान से आए थे, इन्फिल्ट्रेट किया, और उसके बाद आसपास जो लोकल नेटवर्क का फायदा उठाया, लोकल लोग उनके लिए रैकी कर रहे थे, और उसके बाद उन्होंने बकायदा होटल्स में वहां जो पता किया, उन्होंने जानकारी ली कि टूरिस्ट कहां रहते हैं, कहां पहुंचते हैं, वहां सुरक्षा बल नहीं है, अगर वो फायरिंग करेंगे तो सुरक्षा बल जहां भी तैनात है उनको वहां पहुंचने में टाइम लगेगा। ये सब नेशनल चैनल में ये खबरें आ रही है। तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? किसकी जिम्मेदारी है? किसका फेल्योर है? अगर आप डंका बजाते हुए कहते हैं कि आतंकवाद से आपने कश्मीर को फ्री कर दिया, अगर डंके की चोट पर कहते हैं कि कश्मीर टूरिस्ट के लिए स्वर्ग बन रहा है, तो फिर यह सवाल का जवाब भी आप ही से पूछा जाएगा, मान्यवर प्रधानमंत्री मोदी जी, मान्यवर अमित शाह जी। लेकिन यह सवाल कोई पूछ नहीं रहा है, कोई जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहा है। हिंदू मुसलमान का एंगल खोजने में लोग लगे हैं। कश्मीर की पूरी आवाम को, पूरी आबादी को आतंकवाद परस्त साबित करने की मुहिम चल रही है सोशल मीडिया पर। बहुत सारे कथित राष्ट्रवादी, फर्जी राष्ट्रवादी, सरकार भक्त पत्रकार यही साबित करने में कल से जुटे हैं कि कश्मीर में आतंकियों ने जो दरिंदगी की, जो हैवानियत की, वो आतंकी तो चंद थे, लेकिन उन्हें समर्थन उस पूरे कौम को है। कुछ इस तरह से बातें कही जा रही है। यह अलग बात है कि कश्मीर से तस्वीरें ऐसी भी आ रही है जो सुकून देने वाली है। उन तस्वीरों का जिक्र मैंने पहले भी वीडियो में किया। कश्मीरी आवाम नाराज है, उन्हें लग रहा है आतंकियों ने जो बर्बरता की, किसी सूरत में उसे कबूल नहीं किया जा सकता। उस पर बात आगे, लेकिन बात उन दावों की, बात ढिंढोरा पीटकर कही गई घोषणाओं की। ये सुनिए जरा मोदी जी क्या कहते हैं। भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। मोदी जी कह रहे हैं भाजपा ऐसा कश्मीर बनाने जा रही है जो टेरर फ्री होगा और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। सितंबर 2024 का उनका बयान है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब हम अप्रैल में चल रहे हैं। उसके पहले वहाँ राज्यपाल का शासन था। 370 हटने के बाद से बड़े बड़े दावे हैं, ज़बरदस्त तैनाती है। मनोज सिन्हा जो कश्मीर में राज्यपाल हैं, उनके बड़े बड़े दावे हैं, मुस्तैदी की घोषणाएं हैं। मोदी जी तो कहते रहे, बहुत सारे बयान हैं। और उसके बाद उसी स्वर्ग में तो घूमने गए थे सैलानी। अगर वहां इंतजाम होते, अगर सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती होती, अगर इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं होता, और अगर आतंकवाद का सफाया हो गया होता, अगर आतंकवाद को लोकल सपोर्ट नहीं होता, अगर पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों पर इतनी नजर होती कि वो मारे जाते सरहद पर, तो ये नौबत आती क्या? ये सवाल पूछना जरूरी है। ये मानते हुए कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उन आतंकियों को चुन चुन कर खोज निकालेगी और उन्हें उनके किए की सजा देगी। जिनकी ये तस्वीर है, कहा जा रहा है इनमें से ये एक आतंकी है जो पाकिस्तानी है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से 2 आतंकी आए थे, पाकिस्तान के इशारे पर हुआ। पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं ने तय करके भेजा कि इस बार सैलानियों पर हमला करना है, टूरिस्ट पर हमला करना है, उन बेकसूर लोगों पर हमला करना है जो
देश के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर गए थे। इसलिए कश्मीरी आवाम नाराज है, भावुक है और बार बार कह रही है आतंकियों ने उनकी रोजी रोटी पर चोट किया है, इंसानियत पर हमला किया है और किसी सूरत में कश्मीरी जनता उसे कबूल नहीं करेगी। अब बात उन दावों की जहां से मैंने बात शुरू की, चूंकि यह सवाल कोई पूछेगा नहीं। ये कई बयान है हमारे पास। आतंकी हमले, साजिशें अब सीमा रहित अदृश्य जैसे हो गए हैं, एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस में बोले गृह मंत्री अमित शाह। बल्कि गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी बोला था 12 मई 2024 को कि मोदी जी ने आतंकवाद को जड़ से उखाड़ दिया। यूपीए के समय आतंकियों के शव यात्राएं निकलती थी। अब आतंकियों को जहां मारा जाता है वहीं दफना दिया जाता है। और 370 हटने के बाद कश्मीरी युवाओं की आतंकी गतिविधियों में भागीदारी लगभग खत्म हो गई है। आतंकवाद को मोदी जी ने जड़ से उखाड़ दिया। अगर आतंकवाद को मोदी जी ने जड़ से उखाड़ दिया तो किस जड़ से पनप के आए वो आतंकवादी जिन आतंकियों ने 28 लोगों की जानें ले ली। 28। इसी तरह से उनके बयान हैं। कश्मीर में आतंकवाद की कमी, 40,000 नौकरियां, अमित शाह का राज्यसभा में बयान। मणिपुर की हिंसा छोड़ उत्तर भारत में शांति, बोले अमित शाह। कश्मीर में आतंक को पाताल में दफन करेंगे। ऐसे बहुत सारे बयान है। मोदी जी भी ये सब बोलते रहे, अब आतंकियों को घुस के घर में घुसकर मारा जाता है, समय बदल गया, अब आतंकी अपने घरों में भी डरते हैं। ये सारे बड़े बड़े दावे। और उसके बाद कश्मीर में 28 मौतें। अभी कुछ महीने पहले पिछले साल दैनिक भास्कर में खबर छपी थी। उनके रिपोर्टर हैं विनय सुल्तान और उन्होंने दैनिक भास्कर, आज ये वायरल हो रहा चुकी ये स्टोरी, विनय सुल्तान ने लिखा था, पिछले साल की रिपोर्ट है कि आतंकियों की नई चाल, गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग ले रहे हैं, हथियार बदले, लोकल की भर्ती से भी बच रहे हैं और किस तरह से आतंकी वहां ऑपरेट कर रहे हैं और किस तरह से आतंकियों ने कम्युनिकेशन और मूवमेंट की रणनीति बदला है। मिनिमम लोकल कांटेक्ट पर काम कर रहे हैं और सेना ने 20 दिन में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की, ऑपरेशन किए, साथ ढेर भी किए। लेकिन आतंकी किस तरह से काम कर रहे हैं, अमेरिकी सेना वाली असॉल्ट राइफल चला रहे हैं, ड्रोन से सप्लाई आ रही है, पाकिस्तानी सेना से कमांडो जैसी ट्रेनिंग ले रहे हैं, गुरिल्ला फाइटिंग का भी अनुभव है, सुरक्षा बलों की क्या समस्या है, अंडरग्राउंड वर्कर्स के धरपकड़ के साथ नेटवर्क टूटा, लेकिन फिर भी आतंकी वहां कैसे काम कर रहे हैं, विस्तार से इन्होंने रिपोर्ट की थी कि हथियार बदले गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग ले रहे हैं। खुफिया इनपुट बताते जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी है। तो मौजूदगी है आतंकियों के, विदेश से आ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके पास हथियार है अत्याधुनिक, उनके पास असॉल्ट राइफलें हैं। और उसके बाद वो महीनों बाद, इस रिपोर्ट के महीनों बाद, वो अपने मंसूबे को अंजाम दे जाते हैं और उसके बाद 28 को मौत की नींद सुला देते हैं। अब फिर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। फिर चैनलों में जो वीडियो चल रहे हैं या चैनलों में जो खबरें चल रही है वो इसी तरह से कुछ खबरें चल रही है जैसे अब सारी खबरें प्लांट की जा रही है, सूचना दी जा रही है, जैसे सब कुछ पहले से पता था। ये खबर चली एनडीटीवी में, हमला करने के पहले पहलगाम की रेकी की गई थी सूत्र। अब सारे सूत्र सक्रिय हैं। हमला करने से पहले रेकी की गई थी, सब एकदम मिनट अपडेट है। आतंकियों ने पीर पंजाल रूट का इस्तेमाल किया, सूत्र। अब ये सूत्र कहां थे पहले? 2 हफ्ते पहले कश्मीर आए थे आतंकवादी, सूत्र। पीएम मोदी ने नहीं किया पाक एयर स्पेस का इस्तेमाल, चूंकि मिडिल ईस्ट गए थे और प्रधानमंत्री अपनी यात्रा बीच में छोड़कर वापस लौटे। तो अब यह खबर जब आ रही है कि 2 हफ्ते पहले आ गए थे, यहां रेकी किया, पहलगाम की रेकी किया, पीर पंजाल रूट का इस्तेमाल किया, यह खबर क्या एजेंसियों को पहले नहीं थी? जो एजेंसियां या सरकारी सिस्टम से ये खबरें प्लांट की जा रही है, जहां से भी आ रही है, तो ये आतंक की वारदात होने के बाद, 28 हत्याएं होने के बाद ही ये खबर आ रही है। उसके पहले सब कुछ नहीं पता था और अब सब पता चल गया। हमले वाली जगह पर 40 मिनट तक रुके थे आतंकी। आतंकियों के वापस पाकिस्तान भागने की आशंका। ये खबरें तो चल रही है, लेकिन यह सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि मोदी और अमित शाह अगर पिछले 5 साल से करें कि आतंकवाद खत्म हो गया, टूरिस्ट के लिए स्वर्ग बन रहा है, यह सवाल तो पूछे महोदय कि आतंकवाद खत्म हो गया तो ये कैसे आतंकवादी आए और उस जगह पर फायरिंग करके चले गए जो जहां से 20 मिनट दूर सुरक्षा बलों की तैनाती थी? तो फिर वहां तैनाती क्यों नहीं थी? ये खबर जैसे एबीपी न्यूज पर यह खबर चली, जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए, पहले पीर पंजाल की पहाड़ियां पहुंचे, फिर रजौरी से चतरू पहुंचे, बाद में बधावन से पहलगाम पहुंचे। 2 हफ्ते पहले एक तरह की खबर हर मीडिया चैनल पर चलने लगी, क्योंकि
सूत्रों के हवाले से ऐसी ही खबर सबको मिली है, अब ये चलने लगी। अब इस खबर को चलाकर यही बताने की कोशिश हो रही है कि सरकार कितनी अलर्ट है और एजेंसियां कैसे काम कर रही है। ये तस्वीर आई 4 आतंकियों की। अब इसको लेकर कंफ्यूजन है, पक्के तौर पर नहीं पता है। एक के बारे में जानकारी आ रही है कि इसका नाम ये पाकिस्तानी है, इसके बारे में जानकारी आई कि ये पाकिस्तान से आया है और ये पाकिस्तानी आकाओं ने इसको भेजा है। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि इसमें जो ये हमला हुआ 4 से 6 लोगों की बात की जा रही है कि आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा इसमें शामिल थे। इससे ये नहीं पता चल रहा कौन का तस्वीर किसकी, हालांकि 1-2 के बारे में पता चल रहा है कि वो पहले एनकाउंटर में मारा जा चुका, लेकिन ये तस्वीरें एजेंसियों के हवाले से जैसे भी मीडिया में अलग अलग जगह चैनलों में खबरें चल रही है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि ये एलईटी से जुड़े हुए लोग थे, लेकिन इनका एक नया संगठन है जिस संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है इस आतंकवादी वारदात की। लेकिन हम आते हैं जिम्मेदारी पर। पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जिस तरह की बातें की थी, जिस तरह से आर्मी चीफ का बयान है, जरा सुनिए इसको। And we will not leave our Our stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. अब ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ 16 अप्रैल को कह रहे हैं कि कश्मीर हमारे गले की नस पहले भी था, अभी भी है। हम कश्मीरी ब्रदर्स को नहीं छोड़ेंगे जो फ्रीडम में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी और पाकिस्तानी फौज के लोग, पाकिस्तानी सरकार, आतंकियों के आका सब कश्मीर में जिस ढंग से आतंकवाद के जरिए कश्मीर में हत्याएं करते हैं, आर्म फोर्सेस पर हमला करते हैं, उसको वो फ्रीडम फाइट बोलते हैं। ये शख्स पाकिस्तान आर्मी का मुखिया ये डंके की चोट पर कह रहा है। तब भी लोगों ने कहा कि क्या पाकिस्तान का इरादा आने वाले समय में कुछ ऐसा करने का तो नहीं है कश्मीर में। और 16 अप्रैल का ये बयान है और उसके बाद 23 अप्रैल को कश्मीर में जो हुआ पहलगाम में, 22 अप्रैल को माफ़ करें, वो आपने देखा। तो क्या इसके बयान के बाद, आर्मी चीफ के बयान के बाद भारत सरकार की एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को, खुफिया एजेंसियों को ज़्यादा मुस्तैद होने की ज़रूरत नहीं थी क्या? विजेता सिंह है द हिंदू की रिपोर्टर, उन्होंने ट्विटर पर लिखा, द अटैक कम्स डे आफ्टर होम मिनिस्टर अमित शाह reviewed the security situation in J&K on April 7-8 following the March 27 incident in Jammu's Kathua when a group of freshly infiltrated unidentified terrorists killed 4 policemen. मतलब कठुआ में जो 4 पुलिस वालों की हत्या हुई थी आतंकवादियों की तरफ से, उसके बाद अमित शाह ने रिव्यू किया था 7-8 अप्रैल को सुरक्षा और व्यवस्था का, खुफिया एजेंसी सुरक्षा के लोग सारे लोग होते हैं। और उसके बाद अमित शाह की इस रिव्यू मीटिंग के बाद जो 7-8 अप्रैल को हुई, और उसके बाद मान लीजिए 15 दिन बाद, 2 हफ्ते के बाद ये आतंकवाद की घटना हुई है। तो ये सवाल अमित शाह से तो पूछा जाना चाहिए ना, ये तो केंद्र सरकार से पूछा जाना चाहिए, लेकिन कोई पूछ रहा है क्या? एक और वीडियो है, रिपब्लिक भारत के सौजन्य से बता रहा हूं, जनरल बख्शी हैं, इन्हें आप सब नाम से, चेहरे से आप जानते होंगे। जनरल बख्शी मैं मानता हूं कि बीते 10 सालों में बहुत मुखर रहे, हाल के सालों में नहीं दिखते, लेकिन मुखर रहे मोदी सरकार के समर्थक के तौर पर। कई मौकों पर इन्होंने मोदी सरकार की नीतियों का समर्थन किया, डंके की चोट पर, आउट ऑफ वे जाकर। जनरल बख्शी ने अर्नब गोस्वामी के साथ डिबेट में जो कहा, जो तकलीफ जाहिर की, बहुत मायने रखता है। जरा सुनिए, यहां भी सवाल पैदा होता है। COVID, this army for 3 years there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You save money. You save money to get these people killed, damn you. I fought in Kishtwar 3 years, Arnab. We had that area totally under control. Now that poor sector 9 sector RR, those boys are being asked to look after 2 sectors because somebody felt manpower is not needed. Damn you! It's needed if you want to fight in the mountains. It's needed if you want to fight the terrorists in hills and mountains and jungles. It is needed if you've got a Bangladesh pain in the neck now, in addition to China and Pakistan. During COVID, बहुत नाराजगी के साथ जनरल बख्शी कह रहे हैं
कि कोविड के बाद 3 साल तक सेना में भर्तियां नहीं हुई, 1,80,000 पद खाली रहे और उसके बाद कॉस्ट कटिंग किया। किसने किया, ये सवाल पूछ रहे हैं। पैसे बचाने के लिए, जिस भी वजह से, और उसकी वजह से वहाँ जो फोर्सेज की तैनाती होनी चाहिए उस तैनाती में कमी हुई, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा एरिया की हो गई चूँकि फोर्सेज की कमी हुई। बहुत तल्ख सवाल पूछ रहे हैं, बहुत तल्खी के साथ अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, जो वाजिब है। कई रिपोर्ट पहले आ चुकी है, बहुत सारे लोग आज ट्विटर पर लिख रहे हैं। 15 अप्रैल की रिपोर्ट है कि आर्मी में 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों की कमी है, ऑफिसर रैंक के लगभग 17% पोस्ट खाली हैं। और ये रक्षा मंत्रालय ने हाल में संसद की स्थायी समिति को ये रिपोर्ट दिया है कि सेना में 12,48,000 पद हैं, जिसमें 1 लाख खाली है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेना में जो इतने पद खाली हैं वो पद भर दिए जाते तो स्थिति, ये जो हमले हुए वो नहीं होते। लेकिन सवाल तो यह है कि पद खाली क्यों है। सवाल तो यह है कि पहलगाम के उस मैदान में जहां टूरिस्ट गए थे, जहां टूरिस्ट जाते हैं, कश्मीर में जहां आतंकी हमले का खतरा होता है, कश्मीर में जहां बीते सालों में भी आतंकी हमले छिटपुट होते रहे हैं, वहां सुरक्षा बलों की तैनाती क्यों नहीं थी? खुफिया एजेंसियों की विफलता क्यों है? क्यों खुफिया एजेंसियां अलर्ट नहीं कर पाई? ये सवाल है, और ये सवाल हर बार पूछा जाता है। ये सवाल तब भी पूछा गया था जब 26/11 हमला हुआ था। मुख्यमंत्री थे तब नरेंद्र मोदी, वो गुजरात से भागकर सीधे मुंबई पहुंच गए थे और उन्होंने भी सवालों के घेरे में तब की सरकार को कहा था, और कहा था आज तक की सबसे कमजोर सरकार है, और बहुत मुखर होकर विरोध किया था, और किया जाना चाहिए। लेकिन आज जब यही सवाल पूछा जा रहा है तो कह सकते हैं, विपक्ष के नेताओं को कहा जाएगा आप सियासत मत कीजिए, आप राजनीति मत कीजिए। सियासत नहीं है भाई, ये सवाल है आपकी विफलता पर, आपकी नाकामी पर, या आपके दावे पर। अगर आपने इतने बड़े बड़े दावे नहीं किए होते तो हो सकता है ये सवाल कमजोर होते, लेकिन चूंकि आपने दावे किए कि जड़ से खात्मा कर दिया आतंकवाद का, तो सवाल का जवाब तो देना चाहिए, और सवाल बनता है आपसे। ये चेहरे जो आतंकियों की गोलियों के शिकार हुए हैं, लेफ्टिनेंट विनय है, पहले भी मैंने सुबह के वीडियो में बताया, इनकी शादी हुई थी 16 अप्रैल को, और अपनी पत्नी के साथ हनीमून मनाने पहलगाम गए थे। एक तस्वीर आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डेड बॉडी पड़ी है इनकी, पत्नी बगल में बैठी है। जाहिर है क्या गुजर रही होगी उनकी पत्नी पर, सोच सकते हैं। उनकी पत्नी के सामने लेफ्टिनेंट विनय को गोली मारी गई, जो कोचीन में तैनात थे, करनाल के रहने वाले हैं। शादी के बाद 6 दिन बाद। वैसे मनीष रंजन हैं, बिहार के हैं, अतुल श्रीकांत हैं, मंजुनाथ हैं। इनका भी एक वीडियो वायरल हुआ कि एक दिन पहले डल लेक में शिकारे पर अपनी पत्नी के साथ घूम रहे थे। वीडियो में उन्होंने जिक्र किया अपनी यात्रा का, और अगले दिन मंजुनाथ की पत्नी पल्लवी के सामने इनको गोली मारी गई। पल्लवी का दावा है धार्मिक पहचान के आधार पर धर्म पूछकर इन्हें गोली मारी गई। वैसे ही और बहुत सारे चेहरे, शुभम द्विवेदी हैं, इनकी भी शादी हाल में हुई थी। लिस्ट है पूरी, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन ये सब मैं वीडियो में पहले चूंकि बात कर चुका हूँ। बात वही जहाँ से मैंने शुरू की थी, बात जिम्मेदारी की। आतंकी हमलों की लिस्ट जब होती है 2014 के पहले की बात हमेशा होती है, 2014 के बाद की बात नहीं होती है, क्योंकि मान लिया गया कि देश में 56 इंच के सीने वाला ऐसा प्रधानमंत्री है जो लाल आंख दिखाकर किसी भी देश को डरा सकता है, और उनकी लाल आंख के डर से आतंकवाद या आतंकियों की हिम्मत नहीं है भारत को किसी ढंग से निशाना बनाने की। पहली बात कि बुलंद सरकार, मजबूत प्रधानमंत्री और बुलंद हौसले वाली सेना इस देश की सरहदों की हिफाजत के लिए जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि बीते कुछ सालों में आतंकवाद की घटनाओं में कमी भी आई है। इसमें कोई शक नहीं कि उस तरह की घटनाएं जो जैसी 2008 या उसके आसपास पहले हुई, उस तरह की घटनाएं बीते कुछ सालों से नहीं हुई। लेकिन पुलवामा भी हुआ है, ये याद रखना पड़ेगा। पुलवामा हमला किस तरह से हुआ ये दुनिया के सामने है, और उस वक्त भी सरकार की नाकामी, इंटेलिजेंस की नाकामी की खबर आई थी, और खबर कहीं ऐसे वैसे नहीं आई थी। तब जो कश्मीर के राज्यपाल थे सतपाल मलिक, उनके हवाले से खबर आई थी। उन्होंने कहा था कि फोर्सेज के जवानों को एयरलिफ्ट करना चाहिए बजाय इसके कि रोड से जाएं, और ये सब उनके कहने के बाद, फैक्स करने के बाद, इस पर बहुत बार बात हो चुकी, उसके बाद भी उनके लिए एरोप्लेन मुहैया नहीं कराया गया, जेट प्लेन मुहैया नहीं कराया गया, और उसके बाद बाय रोड आ रहे थे और पुलवामा अटैक हुआ। 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए, और उन शहीद जवानों के नाम पर मोदी जी चुनाव में वोट मांगते पाए गए 2019 में।
लेकिन ऐसे एक लिस्ट है मेरे पास, ग्रॉक जो एक्स हैंडल का एआई है, कि 2014 के बाद हमलों की लिस्ट। 27 नवंबर 14 अरनिया में हमला हुआ, मुठभेड़ में 3 सैनिक 5 आतंकी मारे गए। 5 दिसंबर 2014 उरी में हमला हुआ, 6 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, 8 फौजी मारे गए, 3 पुलिसकर्मी मारे गए, 6 आतंकी ढेर हुए। मार्च 2015 कठुआ में हमला हुआ, 3 सुरक्षाकर्मी 3 आतंकी मारे गए। अगस्त 2015 उधमपुर में हमला हुआ, बीएसएफ के 2 जवान मारे गए, 1 आतंकी मारा गया। उसी तरह से पठानकोट हमला हुआ, बहुत कुख्यात, जिसमें 7 सुरक्षाकर्मी मारे गए, 6 आतंकी ढेर हुए। सितंबर 2016 उरी में हमला हुआ, बारामूला में, जिसमें 20 वर्षों में सेना पर सबसे घातक हमला था, जिसमें 19 फौजी मारे गए, 4 आतंकी ढेर हुए। जैश-ए मोहम्मद का हमला था। 2017 में पंथा चौक हमला, 2017 नवंबर में कठुआ हमला, 2018 में सुजनवान हमला जम्मू, 2018 में श्रीनगर हमला, 2019 में पुलवामा हमला, जिसका मैंने जिक्र किया, 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। और वो हमला सीधे सीधे तौर पर देखें तो सरकार सुरक्षा एजेंसियों की विफलता का जीता जागता सबूत था। और ये बात किसी और ने नहीं, तब के तत्कालीन राज्यपाल सतपाल मलिक ने खुद कही है। बांदीपोरा में हमला हुआ 2020 में माछिल में हमला हुआ, कुपवाड़ा में 2021 में हुआ, जून में श्रीनगर में हमला, 1 पुलिस वाले की मौत। 2021 में कुलगाम में हमला हुआ, 2 जवान की मौत। 2022 में श्रीनगर में हमला हुआ, 1 सिविलियन की हत्या। 2022 में अक्टूबर में अनंतनाग में हमला हुआ, 2 मजदूर की हत्या। मई 2023 राजौरी में हमला हुआ, 5 फौजियों की हत्या, 2 आतंकी ढेर हुए। 2023 पुंछ में हमला, और भी 3-4 और हैं, छोड़ देते हैं इसको क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ढिंढोरा पीटने वाले लोग हैं, ढिंढोरा पीटते हैं। किसी भी सरकार को ढिंढोरा पीटने का हक है, लेकिन फिर उस सरकार से सवाल पूछा भी जाना चाहिए कि अगर आपने आतंकवाद को जड़ से खात्मा कर दिया तो किस जड़ से निकल कर गया है जिन्होंने 27-28 जाने ले ली। और ऐसे वक्त में हम सब की ड्यूटी है कि इसमें भी हिंदू मुसलमान खोजने की बजाय, कश्मीर और कश्मीरियत को बदनाम करने की बजाय, कश्मीर की आवाम को आतंकवाद परस्त या पाकिस्तान परस्त घोषित करने की मानसिकता से जो मुहिम चला रहे, उस मुहिम का साथ देने की बजाय सोचिए, देखिए उन तस्वीरों को जो कश्मीर से आ रही है, जो कश्मीरी आवाम की नाराजगी की तस्वीरें हैं, कैंडल लाइट की तस्वीरें हैं, मस्जिद से आती आवाज़ें हैं, आवाम की तरफ से बार बार ये कहा जाना कि आतंकियों ने जो किया है इंसानियत पर हमला है, कश्मीरियत पर हमला है, हम सब पर हमला है, हम किसी भी सूरत में इसे मंजूर और कबूल नहीं करते। उन आवाज़ों को सुना जाना चाहिए बजाय इसके कि उन 4-6 आतंकियों से कश्मीरी की आवाम को जोड़ दें। अब भारत सरकार की ड्यूटी और जिम्मेदारी है, घर में घुसकर मारने के दावे तो करते हैं, हम उम्मीद करेंगे कि उन आतंकियों के साथ ऐसा सलूक हो कि लगे कि भारत आतंकवाद को, आतंकियों को खोज कर और घुसकर मारता है। ये ज़रूरत है इस वक्त की, क्योंकि 28 लोगों की जानें, मौतें कम नहीं होती। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। उम्मीद है अमित शाह तक अगर ये वीडियो पहुँचे तो एक संवेदनशील इंसान की तरह सोचेंगे कि ये तरीका सही था क्या। नमस्कार।